हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने 1912 में इसको दिया था। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन जहाँ पर सिचुएटेड हैं उनके ओरिजिन और फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। क्या पास्ट टाइम में भी वो कॉन्टिनेंट्स और ओशन वहीं पर सिचुएटेड थे जहाँ पर आज सिचुएटेड है? इसी को एक्सप्लोर करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी और इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने ये बोला था कि लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो पूरे कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे और जो सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ करके जो एरिया बनाते थे उसको पेंजिया बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट्स। और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट जिस ओशन के द्वारा आपस में घिरा हुआ था, मतलब एक सुपर ओशन था जो सुपर कॉन्टिनेंट को आपस में घेरा हुआ था चारों तरफ से, उसको बोलते थे पैंथालासा। मतलब लैंड पेंजिया और जो ओशन था वो था पैंथालासा। अब लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये होता है कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम। वेगनर ये बोलते हैं कि जो पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नर्दर्न पार्ट लोरेंशिया और सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड। दोनों के बीच में एक सी बनता है जिसको बोलते हैं टेथीस सी। अब जो नर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट जो अलग अलग डिवाइड हुए थे वो भी धीरे धीरे और ज़्यादा डिवाइड होने लग जाते हैं। अब जैसे और ज़्यादा डिवाइड होते हैं, जो लोरेशिया है वो नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया इसमें डिवाइड होता है और जो सदर्न पार्ट है गोंडवाना लैंड वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इनमें डिवीजन हो जाता है। अब जैसे ही इसमें डिवीजन होता है इन जो लैंड एरिया जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं उनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट होने का कई कारण देता है। वेगनर ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और इस या फिर दूसरा एक फोर्स वो बताते हैं कि पोलर एरिया वाला जो रीजन है वो खींचने की कोशिश करता है इन कॉन्टिनेंट्स को, इसकी वजह से इनमें मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट जैसे ही होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट करने लगते हैं। वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से ये जो लैंड एरिया है इनके बीच में एस आकार का अटलांटिक ओशन बन जाता है और जो टेथिस सी है वो प्रेजेंट टाइम का जो मेडिटेरियन सी है उसके रूप में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो पहले सुपर कॉन्टिनेंट को घेरे हुए सुपर ओशन था पैंथालासा वो प्रेजेंट टाइम में पैसिफिक ओशन के रूप में सिचुएटेड है और इस तरीके से जो मूवमेंट होता है उसके बाद में प्रेजेंट टाइम के ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ये थ्योरी दी थी वेगनर ने और वेगनर ने इस तरीके से और कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का ओरिजिन बताया था। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ वेगनर की इस थ्योरी का। इस थ्योरी में ये बोला गया कि वेगनर ये बोलते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड में डिवीजन होता है, तो क्रिटिसिज्म में ये बोला गया कि सिर्फ कार्बोनिफेरस पीरियड में ही जो डिवीजन है वो क्यों होता है, उससे पहले और उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसी स्पेसिफिक टाइम में जो लैंड है पेंजिया था उसका डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री, वहाँ पर जब से यूएस एंड नाटो एलीज ने अपनी सेना को, अपनी आर्मीज को वहाँ पर पीछे से हटाने की कोशिश की है, वो वापस अपने देश लौट रहे हैं, तब से तालिबान ने डिक्लेयर भी किया है कि लगभग 85% जो अफगानिस्तान का लैंड एरिया है वो तालिबान के कब्जे में आ चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कोशिश की है कि कंधार में जो उनका कंसल्टेट स्टाफ है उसको वापस इंडिया बुला लिया जाए, क्योंकि देखो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसकी वजह से उन लोगों की जो भी हमारा स्टाफ था उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। पिछले साल ही वैसे इंडिया के 2 कंसल्टेट ऑफिस और थे जलालाबाद और हेरात में, वहाँ से भी ऑल पर्सनल को इंडिया ने वापस बुला लिया था। नेक्स्ट न्यूज, हमारा जो
ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसका क्वार्टर वन की बात की गई है कि कोविड-19 की बाद में का जो सेकंड वेव आया उसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान है उनमें काफ़ी कम इन्वेस्ट किया और यहाँ पर कंपेयर किया गया है पिछले साल के क्वार्टर एरिया टाइम को और प्रेजेंट टाइम का जो क्वार्टर एरिया है उसको। पिछले साल की जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर था जनवरी टू मार्च 21 और ये प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून 21। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स बता रखे हैं और उनमें कितना डिप हुआ है, किस में अपसर्ज हुआ है, इसके बारे में बता रखा है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन और जो ऑल सेक्टर्स हैं इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी दो ऐसे रीजन हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, मेघालय ने असम क्या है कि न्यू काऊ प्रोटेक्शन बिल लेकर के आ रहा है। असम का ये जो न्यू काऊ प्रोटेक्शन बिल है वो 1950 का जो कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। पहले जो कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 था उसमें ये बोला जाता था कि 14 ईयर से ऊपर एज के जो भी कैटल हैं उनको स्लॉटरिंग उनकी की जा सकती है, लेकिन पहले लोकल वेटनरी ऑफिसर से अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अब जो नया बिल है उसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं। उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कैटल को भेजना है तो उसमें भी कुछ रेजिग्नेशन, कुछ बैन लगाए गए हैं। इसी को लेकर के जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर कुछ स्टेट, जैसे कि कुछ स्टेट क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है जिसमें मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो बीफ को कंज्यूम करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप कैटल के ट्रांसपोर्ट के ऊपर बैन लगाओगे तो ये जो स्टेट है इनको तो प्रॉब्लम होगी। तो मिजोरम और नागालैंड ने तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया असम के इस बिल के ऊपर, लेकिन मेघालय ने चूज किया कि वो सेंट्रल को इसमें इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला है कि सेंटर इसमें इंटरवीन करे क्योंकि हर स्टेट के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से अगर एक स्टेट इस तरीके के रूल बनाता है और उससे दूसरे के स्टेट के इंटरेस्ट को नानी पहुंचती है, नुकसान होता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का हम एक बार मैप देख लेते हैं। ये देखो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये बिल्कुल आसाम है। लगभग जो आसाम है नॉर्थ ईस्ट में, जो आसाम है वो लगभग हर स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये देखियो आसाम। नेक्स्ट न्यूज, यूपी ने अपना नया प्लान घोषित किया है ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को उन्होंने चूज किया है और इस दिन वहाँ के जो सीएम है, मतलब आज के दिन वहाँ के जो सीएम है वो नया प्लान लेकर के आएंगे कि किस तरीके से 2021 से 2030 तक जो उनकी पॉपुलेशन पॉलिसी है वो क्या होगी, उसको वो लॉन्च करेंगे 11 जुलाई को, मतलब आज के दिन। वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर 2 चाइल्ड की जो पॉलिसी है उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो भी पर्सन्स हैं अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई के लिए उनको इनएलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके प्रमोशन के ऊपर रोक लगाई जाएगी। बहुत तरह की जो सब्सिडी दी जाती है उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोशिश की गई है कि देखो जो भी पेरेंट्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको राशन कार्ड में एक फैमिली में सिर्फ 4 पर्सन्स को लिमिटेड किया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर लोग हैं तो उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसा पर्सन जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम और बहुत सारे इलेक्शन जिसमें लोकल अथॉरिटी को लेकर के हैं या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के हैं, इसमें वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको क्या क्या छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल वर्क करेगी, जैसे कि द कमीशन हैज़ अपलोडेड द प्रपोज्ड ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन 2021 एंड इन्वाइटेड सजेशन टिल जुलाई 19। मतलब इस बिल को उन्होंने सजेशन के लिए बोला है। इस बिल में ये बोला गया है कि बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स भी शामिल हैं। ठीक है, इनको जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होंगे उनको 3% का हाइक दिया जाएगा हर साल नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। इसके अलावा 2 पूरी एंटायर सर्विस में 2 एक्स्ट्रा एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाएंगे।
बहुत सारी उनको सब्सिडी दी जाएंगी घर खरीदने में, प्लॉट खरीदने में। इसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस टैक्स, इनमें भी उनको कुछ छूट दी जाएगी। और इसके अलावा सॉफ्ट लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेजिंग ए हाउस एट नॉमिनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट में भी उनको छूट दी जाएंगी जिनके 2 बच्चे होंगे। इसके अलावा ऐसे पब्लिक सर्वेंट जो एक चाइल्ड की पॉलिसी को अपनाते हैं उनको तो कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी, जो चाइल्ड है उसको 20 एज तक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिंगल चाइल्ड का जो एडमिशन है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। IIM और जो देखे इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द IIM एंड एम्स, फ्री एजुकेशन अप टू द ग्रेजुएशन लेवल। स्कॉलरशिप, हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और उसमें भी अगर सिंगल चाइल्ड में गर्ल चाइल्ड है ना, तो जो भी प्रेफरेंस है गवर्नमेंट जॉब में उसमें उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ऐसे कपल जिनकी पॉवर्टी लाइन से, जिनकी जो इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से वो नीचे आते हैं, तो अगर वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो उनको 1 टाइम पेमेंट करवाया जाएगा 80,000। और अगर एक सिंगल चाइल्ड में बॉय है तो 80,000 रुपये, और अगर गर्ल है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखो सीधी सी बात यह है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है। हर स्टेट को, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको मिल करके पॉपुलेशन का जो रेट है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और वो भी एक तरीके से। ऐसे नहीं है कि जो रेशो है वो बिगड़ जाए, इसके अलावा जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, उसकी संख्या में एकदम से कमी आई तो ना तो प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना ही इंक्रीज होना चाहिए। पॉपुलेशन बस्ट भी नहीं होना चाहिए और पॉपुलेशन की डिक्लाइन, कमी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसी को अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है सिक्किम को लेकर के। सिक्किम, अगर सिक्किम की आप लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है उसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम को लेकर के बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। उसने ये बोला है कि जो सिक्किम है वो हमारे इंडिया का लैंड एरिया का कम से कम 1% से कम लैंड मास को कवर करता है, लेकिन पूरे इंडिया में जितनी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उसकी 27% को सिक्किम कवर करता है। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एक रिसेंट पब्लिकेशन जारी किया है। अब इसका मेन रीजन क्या है? सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा कि 300 मीटर सी लेवल से 8,598 मीटर सी लेवल तक के वहाँ की ऊंचाई है। अब ऊंचाई होने से वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशंस मिलेंगी। अगर आप सब अल्पाइन वेजिटेशन से लेकर के टेम्परेट टू द ट्रॉपिकल लेवल तक की वेजिटेशन मिलेगी, तो हर एरिया की हर तरीके की वेजिटेशन मिलने की वजह से यहाँ पर इतनी वैरायटी पाई जाती है। 2017 में सिक्किम में एक लॉ भी पास हुआ था, रूल पास हुआ था। वहाँ पर अगर कोई भी पर्सन अपने यहाँ पर अपनी जो प्राइवेट लैंड है उसमें पेड़ लगाता है तो उसको मिटीनी रिलेशनशिप में वो एंटर कर जाता है। ये जो नोटिफिकेशन है उसने एनकरेज किया था लोगों को कि वो ट्री को अडॉप्ट करें, जैसे खुद के बच्चे को वो केयर करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसी तरीके से पेड़ों के लिए भी वो इतना ही प्यार और केयरिंग दिखाए। तो ये सिक्किम की हमने लोकेशन देखी। यहाँ पर कंचनजंगा, ये 8,898 मीटर ऊंचाई की जो बात की गई है वो माउंट कंचनजंगा को अगर आप देखोगे तो इंडिया में सिक्किम और नेपाल दोनों की बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है माउंट कंचनजंगा। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने ऑथोरिटीज को ये बोला है कि जो भी रूल्स चेंज किए गए हैं उन रिवाइज्ड रूल्स को आपको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब रिवाइज्ड रूल्स क्या है कि अगर नॉइस पोल्यूशन को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको अगर रेजिडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फाइन चार्ज बढ़ा दिया गया है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइन चार्ज है वो आपको लगाने की ही आवश्यकता होगी। अगर आप ऐसा नहीं लगाते हो तो जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं वो उनको ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने न्यूली कंस्टिट्यूटेड कमेटी को डायरेक्शन दिया है कि पोल्यूशन स्लॉटर हाउसेज की वजह से और टेनरीज की वजह से गाजियाबाद वाला रीजन जहां पर ये पोल्यूशन होता है उसकी आप जांच करो कि किस लेवल तक का पोल्यूशन इनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए,
देखो वियतनाम जो कंट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया में बिलोंग करता है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब आसियान कंट्रीज, जो 10 मेंबर कंट्रीज मिलाकर के जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उनमें से एक मेंबर है वियतनाम। वियतनाम की आप लोकेशन देख लीजिए, ये वियतनाम है और इसकी कैपिटल है हनोई। ठीक है, वियतनाम ने क्या किया है कि कर्नाटका को लेकर के अपना फर्स्ट हॉनरी कौंसल इंडिया में अपॉइंट किया है। ठीक है, श्रीनिवास मूर्ति को ये जो पोजीशन है वो कर्नाटका में 3 साल तक फॉलो करनी है। इसमें इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है, अगर बाइलेटरल टाइज की बात करें इंडिया और वियतनाम के बीच में, तो दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन हैं और दोनों ही कंट्रीज ये चाहते हैं कि इंडियन ओशन जो रीजन है वो इंक्लूसिव, पीसफुल एंड रूल्स बेस्ड ओपन एरिया हो सभी के लिए। दोनों सिमिलर विजन है, दोनों इसी तरीके का विजन को फॉलो करते हैं। तो अगर इंडिया और वियतनाम के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी रीजनल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। नेक्स्ट न्यूज देखो, आसाम में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर। ये जो इंडिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके कल्चर को, उनके फेथ को प्रमोशन करने में, उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। ये वहाँ के सीएम के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिक कस्टम्स हैं, रिलीजियस बिलीफ हैं बहुत सारी ट्राइब्स की, तो इनको प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और प्रिजर्व करने के साथ में उनमें फेथ बनाए रखने के लिए ही ये न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने जॉर्जिया एक कंट्री, जॉर्जिया की आप लोकेशन देख लीजिए। जॉर्जिया जो है वो वेस्टर्न एशिया और यूरोप के बीच में बिल्कुल जो एरिया है वहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने जॉर्जिया को सेंट केटेवन के रेलिक्स जो हैं उनको रिटर्न किया है। 2007 या 5, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, देखो 2005 में ओल्ड गोवा में जब कुछ चीज़ें कुछ फाउंड किया गया तो ये जो रेलिक्स मिले, जॉर्जियन क्वीन थी 17th सेंचुरी की सेंट क्वीन केटेवन, उनके ये रेलिक्स हैं। इनको पहले भी जॉर्जिया में ले जाया गया था एग्जीबिशन के लिए, अब वहाँ पर सौंप दिया गया है जॉर्जिया को। ठीक है, जॉर्जियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए एग्जीबिशन के लिए इन रेलिक्स को लेकर के आए और वो वहाँ पर लेके उनको गए थे और उसके बाद में अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जॉर्जिया को सौंप दिया है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो रेलिक्स है ना, प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द रेलिक्स इन इंडिया एंड जॉर्जिया इज ए ब्रिज of faith and between our two countries. I hope that in the coming years the people of both of our nations will transverse that bridge of spirituality as much as of friendship. ठीक है, ये हमारे इंडिया के द्वारा एक होप प्रकट की गई है कि हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे होंगे। ये जो रेलिक्स हैं, द रेलिक्स आर बिलीव टू हैव बीन ब्रोट टू गोवा इन 1627 एंड इंटर्ड इन सेंट ऑगस्टिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। फॉरेन पेज पर ये बताया गया है कि हमारी इंडियन ओरिजिन की 3rd वीमेन ऐसी है सिरिसा बंद्रा, वो जो स्पेस है वहाँ पर जाएंगी। इससे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ऐसा कर चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज, साइंस पेज पर एक प्राइज़ के बारे में बताया गया है, 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ वो दिया गया है। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ मई में इसको अनाउंस किया गया था और ये शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेरमैन को दिया गया है और उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक जो है उसमें रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट किया है। इसीलिए इनका जो ये वर्क है वो साइंस और इनोवेशन का एक परफेक्ट ब्लेंड है, उसी को लेकर के उनको ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, देखो कनाडा को लेकर के न्यूज़ है। कनाडा में क्या होता है, वहाँ पर एक रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल चलती थी और उस रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल में कुछ साइट्स पर बच्चों के शव मिले हैं, बच्चों के मतलब बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर दफनाया गया था। ये जो स्कूल है वो 1978 से बंद है, जिसको कैमलूप्स स्कूल के नाम से आप जाना जाते हो। ये जो कैमलूप्स स्कूल है ना,
वो 1890 से 1969 तक इसको चलाया गया था। और इसके बाद में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने कैथोलिक चर्च से इसका संचालन अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद में 1978 में स्कूल बंद हो गई थी। तो यहाँ पर जो भी जीनोसाइड हुआ उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि इस तरीके की ये जो चीज़ें मिली है ना 19th सेंचुरी में, जो ये रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट हुई थी और इस रेजिडेंशियल स्कूल में जो जीनोसाइड हुआ उसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, कावेरी रिवर के ऊपर जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है उसको लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। कर्नाटका और तमिलनाडु कावेरी रिवर में जो भी वाटर डिस्प्यूट है वो पहले भी मेजर प्रॉब्लम है दोनों स्टेट के बीच में, लेकिन अब इस मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर के और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें ये बोला गया है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर के कर्नाटका जो सीएम है उन्होंने बोला है कि लॉन्ग पेंडिंग जो ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था इसके ऊपर अब वर्क करने की आवश्यकता है, ताकि जो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन सिटी और सराउंडिंग एरियाज़ है वहाँ उनको ड्रिंकिंग वाटर की जो आवश्यकता है उसको प्रोवाइड करवाया जा सके। अगर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की बात करें और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी रिवर के बारे में क्या बोला है वो हम देखें, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने अपना फाइनल ऑर्डर 2007 में दिया था और उसमें ये बोला था कि जो भी राइपेरिन स्टेट्स हैं, मतलब जिन जिनको पानी मिलता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसके अलावा जो यूटी और पुदुचेरी है, इन सभी को एलोकेशन होगा, सभी को वाटर मिलेगा कावेरी रिवर से। ठीक है, ये बात बोली गई थी ट्राइब्यूनल के द्वारा, लेकिन बाद में इस जो भी फाइनल ऑर्डर आया फॉर डिफरेंट रीजन्स, जो स्टेट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भी ट्राइब्यूनल का स्टेटमेंट आया था उसको रिवाइज्ड किया और उसमें बोला जो कि जो कर्नाटका है उसको तमिलनाडु की तुलना में ज़्यादा पानी दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इसमें बोला जाता है कि बेंगलुरु और उसका जो सराउंडिंग एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है। अब कर्नाटका क्या प्लानिंग कर रहा है, पहले तो देखो ये हाइड्रल, ये जो एरिया था, ये मेकेदातु जो प्रोजेक्ट था ये एक नॉर्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, लेकिन अब इसमें ये बोला गया है कि डैम भी बनाया जाएगा, उस डैम में पानी को इकट्ठा किया जाएगा ताकि इस एरिया को कवर किया जा सके। लेकिन इसको लेकर के तमिलनाडु को प्रॉब्लम है। तमिलनाडु को लगता है कि कर्नाटका सारे पानी को रोक लेगा तो उनके एरिया में जो भी एग्रीकल्चर वाला एरिया है जो डिपेंड करते हैं कावेरी रिवर को लेकर के, उनको पानी की कमी होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि तमिलनाडु ने अपनी पिटीशन डाली है इस प्रोजेक्ट को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या क्लियरेंस आता है। तो इस तरीके से दोनों जो, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो दोनों पार्टीज़ को एक ऐसा आइडिया लेकर के आना चाहिए, ऐसा जॉइंट एग्जीक्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट और ए थर्ड पार्टीज पार्टिसिपेशन, मीन्स मतलब ऐसा वर्क किया जाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के जो बेनिफिट्स हैं उनको भी ना छीने और दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर सके। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर हमारा नेबर कंट्री है श्रीलंका, वहाँ की बात बताई गई है। वहाँ पर एक ही जनरेशन के 4 भाई राजपक्षे जिनके हैं, वो ही पीएम, वो ही प्रेसिडेंट, उसके अलावा मिनिस्टर्स भी वो ही, और नेक्स्ट जनरेशन मतलब वहाँ के जो हेड हैं उनका बेटा भी उनके मिनिस्टर में, कैबिनेट में आ चुका है। तो देखो इस तरीके की ये जो चीज़ है ना वो ये दिखाना चाह रही है कि कैसे एक जनरेशन, आप जब डेमोक्रेसी की भी बात करते हो, डेमोक्रेसी के बाद में भी आप एक तरीके से जो मोनार्की सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हो। 22 मिलियन पीपल ऑफ द कंट्री को एक जो फैमिली है, पावरफुल फैमिली, वो कोशिश करेगी उनको कंट्रोल करने की। अब इससे क्या होगा, मोनार्की आएगी जब आपके पास में सारी पावर एक हाथों में सेंटर्ड होगी, तो इससे क्या होगा, इससे होगा अनार्की, तानाशाही क्रिएट होगी, डिक्टेटरशिप क्रिएट होगी, डोमिनेंस क्रिएट होगा। जो भी पावर्स है, जो भी गवर्नमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की कोशिश करेगी। इसी को लेकर के जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं उन्होंने बहुत सारे अभी कुछ बिल्स, कुछ नए रूल्स लेकर के आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। इसके अलावा इन्होंने ये कोशिश की है कि चाइना जिस तरीके से इंटरफियर कर रहा है उसको लेकर भी कोशिश की जा रही है वहाँ की पॉपुलेशन के द्वारा, क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है कि चाइना इस तरीके से तो हमें अपने अधीन कर लेगा,
मतलब चाइना के अंडर आ जाएगा श्रीलंका, जिस तरीके से वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। चाइना डेप ट्रैप डिप्लोमेसी में श्रीलंका को उलझा करके इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि चाइना श्रीलंका को अपने अंडर कर ले। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।